प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पे बात हो रही है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल की यदि हम बात करें तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद क्या आता है ऐतिहासिक काल। तो इनका काल क्रम हो गया कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, और सबसे लास्ट में आता है आपका ऐतिहासिक काल। अब इसमें यदि हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है, किन चीजों के आधार पर कहा जाता है, आपको बताना है। देखो, सबसे पहली बात, प्रागैतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्यों का अभाव देखने को मिलता है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। मतलब प्रागैतिहासिक काल की जब आप बात करते हो तो आपको लिखित साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं, लिखित साक्ष्यों का पूरा अभाव होता है, और यहाँ पे केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम पाषाणकालीन सभ्यता। इसको बोला जाता है पाषाणकालीन सभ्यता। और पाषाणकालीन सभ्यता में लिखित साक्ष्य कोई भी उपलब्ध नहीं है, और केवल पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो दूसरा आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें आप देखोगे कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन ये अपठित है। मतलब जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं, और पुरातात्विक साक्ष्यों पर यहाँ पर निर्भरता पूर्ण रूप से देखी जा सकती है। जिस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल में आपको देखने को मिला कि पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसी प्रकार से आद्य ऐतिहासिक काल का जब हम अध्ययन करते हैं वहां पर भी जो है पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भरता होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं, कुछ लिखित साक्ष्य भी इस समय के उपलब्ध हैं, लेकिन अभी उस लिपि को, उस साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या देखा कि लिखित साक्ष्यों का अभाव है। अब यदि हम अंतर देखें कि प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में अंतर क्या है, तो आप देखोगे कि एक जगह प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। और इस समय की प्रमुख सभ्यता यदि हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता आप देखते हो, तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता या प्रागैतिहासिक सभ्यता, तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसके बाद तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। अब इसमें आप देखोगे कि लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता है और वो पढ़े जा चुके हैं। मतलब जब आप ऐतिहासिक काल में पहुंचते हैं, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो समय काल प्रारंभ होता है इतिहास में, यहाँ से लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है भरपूर मात्रा में, और ये जो है पढ़े भी जा चुके हैं, पढ़ने योग्य हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी आपको उपलब्ध देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अभी तक जितना हमने देखा, इसमें हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल में पाषाणकालीन सभ्यता थी जिसके लिखित साक्ष्य पाए ही नहीं गए और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसी के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। दूसरा हमने देखा आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल में देखा कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, और मुख्य रूप से इसका अध्ययन करने के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर हैं, और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपकी देखने को मिलती है। तीसरा हमने देखा कि ऐतिहासिक काल, इसमें हमने देखा कि लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता है और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये प्रारंभ होता है। इतनी जानकारी हमने कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम देखते हैं। अब एक ही वर्गीकरण, जैसे हमने अभी देखा प्रागैतिहासिक काल, अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो हमारा पाषाण काल है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं। तो आप जानते हो जो आपका पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे, और पाषाण काल में ये जो तीनों विभाजन है इनको हम देखने वाले हैं एक एक करके, कि पूरा पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के विभाजन को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो विभाजन किया गया है पाषाण काल में भी, जो 3 विभाजन किया गया है, इसका आधार क्या है। तो आपको बता दें कि इसमें जो आधार है वो है उपकरणों की विभिन्नता। मतलब इन तीनों समयों में जो उपकरण पाए गए वो एक दूसरे से भिन्न थे, और उपकरणों में भिन्नता के आधार पे हम पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में यदि हम देखें तो मानव जो था वो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करता था। पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का यहाँ पर अभाव था। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में पशुपालन, कृषि और अग्नि के ज्ञान का अभाव था। पता होना चाहिए, प्रयास करिए कि इसी कक्षा में चीजें रट जाएं, आपको दोबारा रिवीजन ना करना पड़े। दूसरा इसमें देखें यदि पूरा पाषाण काल में, तो इस काल से संबंध प्रथम जो हस्त कुठार पाई गई थी वो 1863 में पाई गई थी। कहाँ पे पाई गई थी? ये पल्लवरम मद्रास में पाई गई थी। मतलब कहने का है कि पूरा पाषाण काल से संबंधित जो प्रथम हस्त कुठार पाई गई थी वो 1863 ईस्वी में पल्लवरम मद्रास में पाई गई थी, और इसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, कौन से व्यक्ति थे? रॉबर्ट ब्रूस, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात हो गई पूरा पाषाण काल की। ठीक है, अब आपको बता दें कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा गया है वो उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर बांटा गया। मतलब सबसे पहले आपने देखा कि पाषाण काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, जिनमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आया। अब पूरा पाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको हमने देखा कि इस समय मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक के रूप में रहता था, और पशुपालन, कृषि और अग्नि के ज्ञान का अभाव था। साथ ही साथ पहली हस्त कुठार मद्रास में पल्लवरम नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा पाई गई थी। इतना देखा। अब हमें देखना है कि भाई क्या पूरा पाषाण काल को बांटा जाता है? जी हाँ, 3 भागों में बांटा जाता है, और जो 3 भागों में बांटा जाता है उसका आधार क्या है? उपकरणों में विभिन्नता। अब सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में यदि हम देखें तो क्रूड उपकरणों की जो है इस समय आप कह सकते हो कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे क्रूड उपकरण, और इनकी विशेषताएं क्या थी? हस्त कुठार, खंडक और बिरादरी। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने बांटा मध्य पूरा पाषाण काल, और इसमें देखा कि फलक उपकरण देखने को मिल रहे थे। मतलब क्वार्टजाइट पत्थर से नियमित उपकरण देखने को मिल रहे थे। तीसरा हमने देखा उच्च पूरा पाषाण काल, जहां पे तक्षणी एवं खुरचनी देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है जो पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया वह भी उस समय काल में पाए गए उपकरणों के आधार पर किया गया। जहां पूर्व पाषाण काल में हमने देखा कि हस्त कुठार, खंडक और बिदारणी का प्रयोग किया जाता था, वहीं मध्य पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि फलक उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, और जब उच्च पूरा पाषाण काल में हम गए तो हमने देखा तक्षणी और खुरचनी का प्रयोग किया जाने लगा। अब इसमें यदि आप देखो तो आगे जब हम बढ़ेंगे अभी, तो अगला आपका आएगा मध्य पाषाण काल। अगला क्या आएगा? मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हमने देख लिया। ठीक है, अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में यदि हम देखें तो मानव शिकारी तथा खाद्य संग्राहक के रूप में कार्य करने लगा था। मानव शिकारी तथा खाद्य संग्राहक के रूप में कार्य करने लगा था, और इसके साक्ष्य से संबंधित स्थल कहाँ पे हैं? जैसे पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है मध्य पाषाण काल में, वो मिलता है आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौर राजस्थान से। मतलब मध्य पाषाण काल में मानव शिकारी के रूप में कार्य करने लगा था, खाद्य संग्राहक के रूप में कार्य करने लगा था, और इसका साक्ष्य हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौर राजस्थान से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। और दूसरा हमें पता चला कि यहाँ पे जो अब उपकरण थे वो अस्थि निर्मित उपकरण, मतलब हड्डियों से निर्मित उपकरण देखने को मिलते हैं, और ये उपकरण कहाँ पे मिले हैं हमें? सराय नाहर और महदया। ठीक है, तो सराय नाहर राय और महदहा में ये उपकरण आपको देखने को मिलते हैं कि ये अस्थि निर्मित उपकरण थे।
और अभी आपने देखा कि जैसे कि आपका पूरा पाषाण काल है उसको बांटा गया था 3 भागों में, अभी आपने देखा कि उपकरणों के आधार पर बांटा गया था, उसी प्रकार से पाषाण काल को भी उपकरणों के आधार पर ही 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से उपकरण मिल रहे हैं मध्य पाषाण काल में? अस्थ निर्मित उपकरण आपको देखने को मिल रहे हैं। हमने स्थल देख लिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं नवपाषाण काल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण काल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो साक्ष्य हैं आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने देखा कि खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मतलब नवपाषाण काल में ही खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ, आग का प्रयोग सर्वप्रथम इसी समय काल में आपको देखने को मिलता है। स्थल यहाँ पे कौन से थे? प्राप्त स्थल यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव देखने को मिलता है। लहुरा देव यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया है, लहुरा देव, और लहुरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है। लहुरा देव से क्या देखने को मिलता है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। मेहरगढ़ स्थान आता है, यहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है। और गुफकराल स्थान आता है, जहाँ से कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। तो ये 3 स्थान पता होना चाहिए। लहुरा देव, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, मेहरगढ़ गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, और गुफकराल यहाँ से कृषि एवं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है। इसके बाद आता है बुर्जहोम। बुर्जहोम स्थल है, नवपाषाण काल का स्थल है। यहाँ से क्या मिला है? मानव कंकाल तथा कुत्ते का कंकाल मिला है और गर्त आवास मिला है। इसके बाद राख का टीला है। राख का टीला जो है ये कहाँ से मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राख के टीले मिले हैं सगन कल्लू, पिकलीहल और उतनूर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उतनूर, पिकलीहल और सगन कल्लू से क्या मिला है? राख के टीले मिले हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बात किसकी हो रही है? नवपाषाण काल की बात हो रही है। तो हमने देखा कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण को। विभाजन का आधार क्या है? विभाजन का आधार है उस समय विशेष में उपकरणों का प्रयोग, और इसी विभाजन को आधार मानते हुए पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, जहां पर जो उस समय के उपकरण थे उनको आधार माना गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या टॉपिक है। इतनी जानकारी उम्मीद करता हूं कि बेसिक जानकारी जो थी वो यहां से क्लियर हो गई। ठीक है, अब कुछ स्थल हैं जो आपको पता होना चाहिए और परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन स्थलों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दमदमा। दमदमा जो स्थल है यहाँ से देखने को मिलता है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। दमदमा स्थल से क्या मिला? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। फिर आता है आदमगढ़। आदमगढ़ से क्या मिलता है? आदमगढ़ से आपका मिलता है मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन का साक्ष्य मिला था। कहां से? आदमगढ़ से। फिर बात आता है मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में पड़ता है आधुनिक। यहाँ पे यदि हम देखें तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है। याद रखिएगा, प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष जो है यहाँ से पाए गए। मतलब मेहरगढ़ ऐसा स्थल है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। हथनौरा स्थान पड़ता है। हथनौरा में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है। कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हथनौरा, मेहरगढ़, आदमगढ़, दमदमा कि यहाँ से क्या मिला है, इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब इसके बाद और तथ्य आते हैं, जैसे बुर्जहोम की खोज। तो आप जानते हो कि जो बुर्जहोम की जो खोज थी वो की गई थी डी टेरायोम पीटरसन द्वारा। फिर मध्य पाषाण काल की यदि हम बात करते हैं तो भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो मध्य पाषाण काल से मिलता है। इसके साथ साथ भीमबेटका की बात आप अक्सर सुनते होंगे
भीमबेटका जो है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब महत्वपूर्ण कुछ और स्थल है, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है लोहदा नाले से। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है लोहदा नाले से, लोहदा नाला। ठीक है, तो हड्डी निर्मित मातृ देवी की जो प्रतिमा थी वो लोहदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। फिर इसके बाद पूछा जाता है आपसे कि बृहद पाषाण स्मारक की पहचान किससे की गई है? बृहद पाषाण स्मारक, तो आपको बता दें बृहद पाषाण स्मारक जो थे उनकी पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान से। मृतकों के दफनाने के स्थान को बृहद पाषाण स्मारक के रूप में पहचाना गया है। फिर इसके बाद बोला जाता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में देखने को मिलता है। गैरिक मृदभाड़ पात्र का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो ये मृदभाड़ का जो नामकरण हुआ ये हस्तिनापुर के नाम पर हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गैरिक मृदभाड़ पात्र का नामकरण कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में हुआ। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। बृहद पाषाण स्मारकों को मृतकों को दफनाने के स्थल के स्थान के नाम से हम जानते हैं। और हड्डी निर्मित मातृ देवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो लोहदा नाला बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं भारतीय पुरातात्विक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चलें, अब इनके तथ्यों को गौर करिएगा, याद करिए, यहाँ रटने का प्रयास मत करिए, सिर्फ समझने का। 1861 ईस्वी में क्या हुआ? 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किए गए। तो ये याद रहना चाहिए कि भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया, पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। 1863 ईस्वी में क्या हुआ? भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। तो 1863 से भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ, ये पता होना चाहिए। 1871 की बात करें तो पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हुआ। पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हुआ। वर्ष 1901 की बात करें यदि हम, तो लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक का नाम दिया गया। मतलब लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय क्या किया गया? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम किसके समय काल में दिया गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय काल में दिया गया। इससे पहले क्या नाम हुआ करता था? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और इसका नाम बदलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी समय एक व्यक्ति थे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, इनका भी नाम याद रखना है। इसी समय एक व्यक्ति थे जॉन मार्शल जिनको इसका महानिर्देशक बनाया गया। तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक कौन है? जॉन मार्शल इसके पहले महानिर्देशक हैं। इतनी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे बात करते हैं। आप जानते होंगे कि मध्य पाषाण काल में मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे। ठीक है, यही चीज अभी हमने देखा है कि किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये वर्गीकरण हमने देख लिया। और वर्गीकरण का आधार भी हमने देख लिया कि लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता या अनुपलब्धता, साथ ही साथ औजारों के आधार पे, उस समय विशेष के औजारों के आधार पे इसका वर्गीकरण किया जाता है। अब इसमें इनसे संबंधित अन्य कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा था कि मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है इसको फलक संस्कृति? क्यों? क्योंकि फलकों की अधिकता, फसलों नहीं है ये, फलकों है, फलकों की अधिकता के कारण इसको मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। एक प्रश्न यहीं से सीधा बन सकता है कि किस काल को फलक संस्कृति कहते हैं, तो आपको बताना है मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। फिर अगला है 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं? तो 14 मानव कंकाल जो प्राप्त हुए हैं ये हैं लंघनाज गुजरात से। याद रखिएगा 14 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं? लंघनाज गुजरात से प्राप्त हुए। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई कब? भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई? तो याद रखिएगा 1867 से 68 ईस्वी में सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई। तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1867 से 68 ईस्वी में प्राप्त हुई। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थान लहुरा देव से प्राप्त चावल का समय क्या निर्धारित किया गया? यहाँ तो सबसे पहले बता दिया कृषि का साक्ष्य सबसे पहले लहुरा देव से मिला था, वो अभी चावल का साक्ष्य। गेहूं का साक्ष्य आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से मिला था, ठीक है। तो बोला गया है कि जो चावल पाया गया था लहुरा देव से, इसका समय क्या था? तो इसका समय निर्धारित किया गया 9000 से 7000 ईसा पूर्व। मतलब ये जो चावल था, जो चावल का साक्ष्य मिला था, ये 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य का था, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले हमने चावल प्राप्त किया था, चावल के बाद हमें गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था, और उसका क्या समय काल है उसको भी देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य कहां से मिला? मेहरगढ़ से। मतलब चावल का जो साक्ष्य मिला वो 9000 से 7000 ईसा पूर्व में मिला, और जो गेहूं का साक्ष्य मिला वो 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से मिला, ये आपको पता होना चाहिए। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल कोलडीहवा है। मतलब सबसे पहले चावल कहाँ पे मिला? सबसे पहले चावल मिला लहुरा देव में। दूसरे स्थान पे कौन सा आता है? कोलडीहवा आता है। यहाँ से चावल की भूसी मिली है, ठीक है। तो कोलडीहवा से चावल की भूसी। अब यदि आपसे पूछ लिया गया प्रश्न कि चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम भारत में कहां पर मिला, और आपके जो विकल्प हैं उनमें कोलडीहवा दिया है या तो लहुरा देव, दोनों में से कोई एक दिया है तो आप टिक कर दोगे उसको। यदि दोनों दिया हुआ है तो आप लहुरा देव को टिक करोगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि पूछ लिया जाए मक्का का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, तो मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको से प्राप्त हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। गुफकराल का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे आपको बता दिया गया, कुलाल अर्थात कुम्हार की जो गुफा होती है उसको गुफकराल बोलते हैं, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पे बताया गया। चलिए अब इसी को हम देख लेते हैं एक बार फिर से अलग व्यू में। कैसे देखेंगे? जो अभी हमने पढ़ा उसी की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे लहुरा देव, भारतीय उपमहाद्वीप की बात यहाँ पे हो रही है, तो आप देख रहे हो लहुरा देव भारत में पड़ता है। कृषि के साक्ष्य मिले हैं, विशेषकर चावल के साक्ष्य मिले हैं। कब मिले हैं? 9000 से 7000 ईसा पूर्व। इसी तरह से मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, और ये कब मिला है? 7000 ईसा पूर्व में मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ईसा पूर्व ये आज आपको रट जाना चाहिए कि चावल का साक्ष्य कब मिला, गेहूं का साक्ष्य कब मिला, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला, गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला, रट जाना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से चार्ट ग्राफ के माध्यम से पूरा आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और साथ ही साथ आधुनिक भारत के कुछ टॉपिक मैं कराऊंगा, ठीक है। अब आगे बात करने वाले हैं हम, इतनी जानकारी तो हमारी हो गई। अब हम बात करने वाले हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में, ठीक है। अब बात करने वाले हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में। सबसे पहली बात, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति वह संस्कृति थी जहां पे तांबे एवं पत्थर के प्रयोग को प्रारंभ कर दिया गया। मतलब तांबे और पत्थर के प्रयोग को प्रारंभ करने वाली जो संस्कृति थी वो थी ताम्र पाषाणिक संस्कृति। अब ताम्र पाषाणिक संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहली बात, जब बात आती है ताम्र पाषाणिक संस्कृति की, तो प्रमुख ताम्र पाषाणिक बस्तियां जो हैं उनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है वही हम देखने वाले हैं। तो प्रमुख ताम्र पाषाणिक
जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले वही देखने वाले हैं। और याद रखिएगा, तांबा वह प्रथम धातु है जिसका मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो तांबे का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आइए एक एक करके ताम्र पाषाणिक स्थलों को हम देखते हैं। सबसे पहली बात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के स्थल की बात हो रही है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के स्थल में यदि हम देखें, सबसे पहले आप जानते हैं बनास नदी है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसका नाम बनास संस्कृति भी रखा गया। मतलब इस ताम्र पाषाणिक स्थल का जो स्थिति है वो बनास घाटी में है, जिसके कारण इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अब इसमें यदि हम देखें तो पूरा स्थल जो है प्रमुख वो कौन कौन से हैं। पहला है आहाड़। आहाड़ का प्राचीन नाम है ताम्बवती। दूसरा है बागौर, तीसरा है बालाथल और चौथा है ओरिजोना। बालाथल और ओरिजोना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल से चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है, तो आपको जवाब देना है बालाथल और ओजियाना, जो कि प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पे? बनास घाटी में। कहाँ पे? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो अगला आता है गिलुंद। गिलुंद, अब गिलुंद महत्वपूर्ण है। जैसे बालाथल और ओरिजोना महत्वपूर्ण था, उसी तरह से गिलुंद जो स्थल है ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गिलुंद से भी चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य मिला है और कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तांबे के टुकड़े भी आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, ताम्र पाषाणिक स्थल इनके जो हैं, उनमें सबसे पहले आपको बालाथल याद रखना है और ओजियाना याद रखना है। बालाथल और ओजियाना इसलिए याद रखना है क्योंकि चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य यहाँ से मिला है। इसके बाद आता है गिलुंद। गिलुंद क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ से चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य मिला, कहीं कहीं पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया और तांबे के टुकड़े भी यहाँ से प्राप्त किए गए। इसके बाद अगला जो आता है वो है पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब ताम्र पाषाणिक जो स्थल थे, एक तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में थे, दूसरे हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो आइए पश्चिमी मध्य प्रदेश के स्थलों की अब हम बात कर लेते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्थल आपको दिख रहे होंगे, जैसे मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली। तो चार स्थल मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली, जो कि ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। अब मालवा से क्या मिला? चरखे और तकलियों के साक्ष्य मिले हैं। कायथा से क्या मिला है? यहाँ की बस्तियां किलाबंद हैं और तांबी के 28 कंगनों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कायथा से क्या पता चला कि यहाँ की जो बस्तियां हैं वो किलाबंद हैं और तांबे के 28 कंगनों के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एरण से भी किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो एरण और कायथा से किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य आपको ताम्र पाषाणिक काल में देखने को मिलते हैं। नौदा टोली की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि खरगोन जिले में स्थित है। यहाँ से चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं और इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, ताम्र पाषाणिक स्थलों में जब हम बात करते हैं कि बस्तियां कहाँ की किलेबंद मिल रही हैं, तो कायथा और एरण की मिल रही हैं। चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? तो चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य नौदा टोली से मिल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिमी मध्य प्रदेश। अब इसके बाद जो ताम्र पाषाणिक स्थल आता है वो आता है पश्चिमी महाराष्ट्र। मतलब ताम्र पाषाणिक संस्कृति के जो साक्ष्य मिले हैं वो मध्य प्रदेश से मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं और महाराष्ट्र से मिले हैं। अब महाराष्ट्र में यदि हम देखें सबसे पहले तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे दो जिला आपको देखने को मिलता है। एक है पुणे जिला, दूसरा है अहमदनगर जिला। पुणे और अहमदनगर जिला जो है, ये दोनों जिले जो है ताम्र पाषाणिक स्थलों से संबंधित हैं। इन दोनों जिलों के सभी ताम्र पाषाणिक पुरास्थल जोरबो संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम देखें तो इसमें आपको देखने को मिलता है जोरबो स्थान, नेवासा देखने को मिलता है जहाँ पे पटसन का
साक्ष्य मिला है। दैमाबाद स्थान मिलता है जहां पे अब तक ज्ञान 200 जोरबो स्थलों में सबसे बड़ा है। दैमाबाद 200 जोरबो स्थलों में सबसे बड़ा है। पुणे जिले की बात करें तो प्रकाश, नासिक, इनाम गांव, चंदोली और सोनगांव, ये कुछ स्थल देखने को मिलते हैं। यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? 5 कमरों वाला एक मकान, किलेबंद एवं खाई से घिरी हुई बस्तियां और मातृ देवी की प्रतिमा, इतने साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं जो कि महाराष्ट्र से मिले हैं। तो नवपाषाणिक काल में यदि हम ताम्रपाषाणिक काल में यदि हम देखें तो इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके बाद पूर्वी भारत में भी इनके कुछ स्थल हैं, जैसे चिरांद्र और पांडुर, फिर महिषदल। अन्य स्थल इनके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो कभी भी यदि आपसे लिखने को आ जाए ताम्रपाषाणिक स्थल के बारे में, तो ताम्रपाषाणिक स्थल की जब आप शुरुआत करोगे तो वहां पे 3 प्रमुख राज्यों को बताना है, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और इन तीनों राज्यों के स्थलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ताम्रपाषाणिक स्थल आपके समाप्त हुए। सैंधो सभ्यता एवं संस्कृति की बात अब यहाँ पे हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता और उससे जुड़ी हुई संस्कृति की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बहुत अच्छे से त्वरित रिवीजन होगा और परीक्षा के समय में यदि हम देखें तो बहुत आसानी से हम चीजें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप जानते हो कि जब बात हो रही है सैंधो सभ्यता और उसकी संस्कृति की, तो सिंधु सभ्यता इसमें आती है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि सैंधो सभ्यता या जो आपकी संस्कृति है, सैंधो सभ्यता या संस्कृति को 3 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। तो आपको पता होना चाहिए कि सैंधो सभ्यता एवं संस्कृति जो है उसको साधारणतः 3 नामों से प्रयोग किया जाता है। 3 नाम कौन कौन से हैं? बांटने का मतलब था कि 3 अलग अलग नाम हैं। 3 नाम कौन कौन से हैं? पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा है हड़प्पा। तीनों एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो 3 अलग अलग नामों से हम इस सैंधो सभ्यता को जानते हैं। अब इसमें से कुछ कथन हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे पिगमट महोदय एक हुआ करते थे, पिगमट महोदय, और इनके द्वारा बोला गया था, पिगमट के द्वारा, कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि यह कथन किसका है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं, तो आपको याद करना है पिगमट महोदय को। जॉन मार्शल ने क्या कहा? जॉन मार्शल ने कहा कि सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम दिया गया वो किसने दिया? जॉन मार्शल। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सैंधो सभ्यता या सिंधु सभ्यता को नामकरण किसने किया, नाम किसने दिया, तो आपको बताना है कि इसका नामकरण किया जॉन मार्शल ने। ठीक है, इसका जो समय काल माना जाता है, सर्वाधिक मान्य जो समय काल है वो माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसकी सर्वाधिक मान्य तिथि है और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलता है 2300 से 1900 ईसा पूर्व, लेकिन जो सबसे मान्य तिथि है, सर्वाधिक जो मान्य तिथि है वो 2300 से 1700 के बीच मानी जाती है। और इसका जो चरमोत्कर्ष था, मतलब ये सभ्यता जो अपने आप कह सकते हो सबसे उच्च स्तर पर जब थी, तो वो थी 2300 से 1900 ईस्वी के बीच। तो 2300 से 1900 ईस्वी के बीच यह जो सभ्यता थी ये अपने चरमोत्कर्ष पर थी, लेकिन इसकी जो समय अवधि मानी जाती है वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, सैंधो सभ्यता जो थी ये मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यताओं की समकालीन थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है इसके विस्तार की बात। तो सैंधो सभ्यता का जो विस्तार देखने को मिलता है ये कहाँ देखने को मिलता है? भारत में यदि इसके विस्तार की बात करें तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र यहाँ पर देखने को मिलता है। पाकिस्तान के संदर्भ में यदि हम देखें तो बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, इन प्रांतों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो सैंधो सभ्यता के विस्तार क्षेत्र पता होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से हैं, पाकिस्तान के अंतर्गत कौन कौन से हैं, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, ये भी आपको पता होना चाहिए।
अब एक एक, क्योंकि सिंधु सभ्यता में बहुत सारे स्थल थे इस समय काल में जिनका आप कह सकते हो कि उत्खनन किया गया, उनके बारे में भी अभी आगे देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इसके विस्तार के बारे में पूछ लेते हैं। पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार कहाँ पे है, पश्चिमी विस्तार कहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात यदि हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्वी विस्तार आप कह सकते हो वो आलमगीरपुर से होती है, आलमगीरपुर। और पश्चिमी जो इसका विस्तार होता है, अंतिम पॉइंट है, ये है सुतकोंगेडोर, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर में ये मांडा तक विस्तारित है जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। दक्षिण में ये दयामाबाद तक विस्तारित है जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सबसे पहली बात विस्तार कि उत्तरी विस्तार मांडा, पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर, पश्चिमी विस्तार सुतकोंगेडोर और दक्षिणी विस्तार दयामाबाद देखने को मिलता है। और इसका यदि कभी आकार पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का आकार क्या है, तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता जो है ये त्रिभुजाकार सभ्यता है, त्रिभुजाकार इसका आकार आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद आगे कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ स्थल दिए हुए हैं और उनके सर्वेक्षक या खोजकर्ता, उत्खननकर्ताओं के नाम हैं। परीक्षा में अक्सर इनसे संदर्भित प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे यदि पूछा जाए हड़प्पा की खोज किसने की, तो हड़प्पा की खोज या उत्खनन कराया दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो का संबंध है राखाल दास बनर्जी से। चाहूदड़ो स्थल है, इसकी खोज किया था एनजी मजूमदार ने। लोथल स्थल है, भोगवा नदी के किनारे है, यस आर राव ने इसकी खोज किया था। और कालीबंगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसकी खोज किया था अमलानंद ने। लेकिन आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दो आपको याद रखने हैं कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया और मोहनजोदाड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया। ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये दोनों आपको याद रहने चाहिए, इनको आपको नहीं भूलना है। इसी में कुछ चीजें आगे भी हैं, जैसे इसके बाद कालीबंगा के बाद बनावली है, आर.एस. बिष्ट ने इसका उत्खनन कराया था, ये आपको पता होना चाहिए। धौलावीरा जो चर्चा में है इस समय भी, जेपी जोशी ने यहाँ पे उत्खनन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। रोपण बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया था और सुतकोंगेडोर आर.एल. ने इसका उत्खनन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। आर.एल. स्टाइन इनका पूरा नाम था, आर.एल. स्टाइन, इन्होंने सुतकोंगेडोर का जो है उत्खनन कराया था। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। अक्सर परीक्षाओं में नाम से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको नोट्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब बात आती है हड़प्पा का जो स्थल था, यहाँ से क्या क्या चीजें हमें मिली। तो सबसे पहले बात कर लें कि हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली, तो आइए देख लेते हैं हड़प्पा से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, हमेशा याद रखनी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें मिली हैं लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी यहाँ पे बात हो रही। जैसे शंख का बना बैल यहाँ से प्राप्त हुआ। शंख के बने बैल के साथ उर्वरता की देवी का चित्र मिला है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं और समाधि R37 कब्रिस्तान भी यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, ये महत्वपूर्ण है। गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष मिले हैं। पीतल का बना इक्का भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है और बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र भी यहाँ से मिला है। ठीक है, साथ ही साथ 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं और आइए इन टीलों के बारे में देख लेते हैं कि ये टीले जो हैं किस प्रकार से हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। टीलों के जो साक्ष्य मिले हैं इसमें बताता है, पूर्वी टीला जो बताता है कि वो नगर का टीला है और पश्चिमी टीला जो बताता है कि वो दुर्ग का टीला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हड़प्पा से क्या क्या मिलता है हमें? हड़प्पा से हमें शंख का बना बैल, उर्वरता की देवी का चित्र, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, समाधि स्थल, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष, पीतल का बना इक्का, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र और 2 टीलों के साक्ष्य यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पूर्वी टीला नगर टीला से संबंध रखता है और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला से संबंध रखता है। स्थिति की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे मांटगोमरी जिला है, वर्तमान साहिवाल पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर आपको देखने को मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला। तो आइए देख लेते हैं कि मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला है। मोहनजोदाड़ो से यदि हम देखें तो सबसे पहले सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बृहद स्नानागार पाया गया। सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक मिला है। तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्य
जनक निर्माण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। विशाल अन्नागार, तो याद रखिएगा विशाल अन्नागार और बृहद स्नानागार दोनों यहाँ से मिलते हैं। नृत्य रत नारी का कांस्य मूर्ति यहाँ से मिलती है। पुजारी की मूर्ति यहाँ पे मिलती है, और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहाँ पर मिलती है। तो कई सारी यहाँ पे मूर्तियां आपको मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद यदि हम देखें तो सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत भी यहाँ पे मिलते हैं, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड भी मिलता है, और गीली मिट्टी पर कपड़ा भी मिलता है। तो इतनी चीजें हैं, इतना साक्ष्य जो मोहनजोदाड़ो से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रमुख रूप से लरकाना जिला में ये देखने को मिलता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, और सिंधु नदी के दाएं तट पर ये स्थित है। इसके बाद आता है लोथल। लोथल में यदि हम देखें तो सबसे पहले आप जानते हो कि लोथल में बंदरगाह मिला था, और पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख जो बंदरगाह था वो यहाँ से मिला था। और सर्वाधिक जो इसकी विशेषता है लोथल की, वो है इसके गोदीबाड़ा के लिए, इसकी बंदरगाह जो इसकी स्थिति थी उसके लिए इसकी विशेष स्थिति है। तो जहाजों की गोदी, डॉक यार्ड भी यहाँ से मिला है, यही सबसे बड़ी विशेषता है लोथल की। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो इसके साथ साथ और क्या साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पे क्या मिली है, फारस की मुद्रा मिली है, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं, धान और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मुहर मिली है, घोड़े का लघु मृड मूर्ति मिली है, और 3 युगल समाधियां भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आपका लोथल हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि लोथल को हम जहाजों की गोदी या एक बंदरगाह के रूप में जानते हैं, और इसी के लिए वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। तो लोथल में सिर्फ इतना याद रखिए, लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है, अहमदाबाद जिला में मिलता है देखने को, भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है। इसके बाद बात आता है चाहूदड़ो। चाहूदड़ो में यदि हम देखें तो मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी देखने को मिलता है आपको, अलंकृत हाथी देखने को मिलता है, खिलौना देखने को मिलता है, लिपस्टिक देखने को मिलता है, वक्राकार ईंटें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बात किसकी हो रही है, चाहूदड़ो की बात हो रही है। ठीक है, चाहूदड़ो के बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो ईंटें हैं वो कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों देखने को मिलती हैं। मतलब कालीबंगा में दोनों प्रकार की ईंटें देखने को मिलती हैं। कच्ची ईंटें भवन निर्माण में प्रयुक्त की गई हैं, और पक्की ईंटें केवल नालियों और कुएं और स्नानागारों में देखने को मिलती हैं। तो याद रखिएगा कि कालीबंगा से दोनों प्रकार की ईंटें देखने को मिलती हैं, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। कच्ची ईंटें भवन निर्माण में प्रयुक्त की गई हैं, और पक्की ईंटें नालियों और कुएं साथ साथ स्नानागार में प्रयुक्त की गई हैं। अब यहाँ से मिला क्या क्या है, तो सबसे पहले जुता हुआ खेत, याद रखिएगा कालीबंगा अक्सर पूछा जाता है जुते हुए खेत के लिए। भूकंप का साक्ष्य मिला है, एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त मिला है, और ये बताता है कि हवन भी इस समय काल में हुआ करता था। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बने हुए हैं। सेल खेड़ी तथा मिट्टी की मोहरें मिली हैं, मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, अग्निकुंड और वेदिकाएं जो हमें मिली हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो भी कालीबंगा से मिला है, और मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। साथ ही याद रखिए भूकंप का भी जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा। तो कालीबंगा को हमें 3 संदर्भों में याद रखना है, भूकंप के साक्ष्य के रूप में, जुते हुए खेत के रूप में, और वेदिकाओं के रूप में अग्निकुंडों के लिए इसको हमें याद रखना है। कहाँ पे पड़ता है, हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान में, जहां ये देखने को मिलता है। अगला आता है धौलावीरा। धौलावीरा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, धौलावीरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धौलावीरा के बारे में अक्सर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि धौलावीरा एक आयताकार नगर है, और इस सभ्यता का एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो धौलावीरा इस सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित है, ये आपको पता होना चाहिए। धौलावीरा एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, चल इसमें और क्या मिला है, हमें विशाल जलाशय मिला है, उन्नत जल प्रबंधन यहाँ से मिला है, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी यहाँ से मिला है। स्थिति कहाँ पे है इसकी, कक्षकारण गुजरात में ये देखने को मिलता है। अगला है भैया सुतकोतड़ा। सुतकोतड़ा में आपने देखा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो नगर हैं
वो दो भागों में आपको विभक्त देखने को मिल रहे हैं। नगर दो दुर्गी भागों में विभक्त आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला कौन सा है? पहला है गढ़ी क्षेत्र, दूसरा है आवास क्षेत्र। यहां से क्या क्या हमें मिले हैं सुत कोतरा से? तो कब्रिस्तान से कलश समाधान मिला है। घोड़े की हड्डियां, सुत कोतरा जो पूछा जाता है अक्सर, वो घोड़े की हड्डियों के लिए पूछा जाता है। तो सुत कोतरा में यदि आपको कुछ भी नहीं याद है तो इतना याद होना चाहिए कि घोड़े की जो हड्डियां थी वो सुत कोतरा से मिली हैं। स्थिति क्या है? कच्छ जिला गुजरात से संदर्भित है। अगला है दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद क्यों याद रखना है? सैंधो सभ्यता का सबसे दक्षिणी नगर है। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है। और यहां से क्या मिला है? रथ चलाते हुए मनुष्य, यहां से मिला है रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गहने की आकृतियां, सैंधो लिपि की एक मोहर, मृदभांड, तस्तरी और प्याले। और इसकी स्थिति कहाँ है? अहमदनगर जिला है महाराष्ट्र का, जहां से ये स्थित है, जहां इसकी स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो दैमाबाद ये आपका पता हो गया। इसमें सबसे ज्यादा याद क्या रखना है कि सैंधो सभ्यता का ये सबसे दक्षिणी नगर है, ये आपको याद रखना है। सैंधो सभ्यता का सबसे दक्षिणी नगर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें अगला आता है बनावली। बनावली याद रखना है। बनावली क्यों याद रखना है? सबसे पहली बात कि यहाँ पे सैंधो संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त होते हैं। बनावली से क्या याद रखना है हमें कि यहाँ से सैंधो सभ्यता के, सैंधो संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त होते हैं, जिनमें प्राक सैंधो, विकसित सैंधो और उत्तर सैंधो देखने को मिलते हैं। तो बनावली क्यों प्रसिद्ध है? सैंधो संस्कृति के 3 स्तर यहाँ से देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है ये? क्योंकि यहाँ पे नगर का तारांकित भागों में विभाजन करती सड़कें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो नगर का तारांकित भागों मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जो सड़कें हैं वो यहाँ पे बनावली भाग में देखने को मिलती हैं। तारांकित भाग में सड़कें आपको देखने को मिलती हैं। साक्ष्य क्या मिले हैं? लाजवर तथा कार्नेलियन मन के हल की आकृति के खिलौने और तांबे का वाणाग्र यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखिएगा, नगर का तारांकित भागों में विभाजित करने वाली जो सड़कें मिली हैं वो बनावली से मिली हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में फतेहाबाद जिला हरियाणा में ये आपको देखने को मिलता है। अगला आ गया आपका रोपण। रोपण क्यों याद रखना है? 1 मिनट। रोपण क्या याद रखना है? क्योंकि इसका आधुनिक नाम है रूपनगर। यहां से क्या मिला है? सेल खड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, तांबे के वाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी, मृदभांड छुरा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये साक्ष्य हमें सबसे पहले मिला है रोपण से। ठीक है। इसकी स्थिति कहाँ पे है? पंजाब में है, आधुनिक पंजाब में है, भारत में है, सतलज नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। ठीक है। तो इतनी जानकारी हो गई, एक एक स्थलों के बारे में हमने देखा कि क्या उस स्थल से महत्वपूर्ण है। अब कुछ चीजें हैं जो हमें देख लेना है, याद रखना है। जैसे बालाकोट से क्या मिला? सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े, मांडा से कांच से निर्मित पेंचदार पिन, नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर के प्रमाण, रंगपुर धान की भूसी, लोथर वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट, कालीबंगा ताम्र मूर्ति। इसके बाद हड़प्पा एक स्त्री की गर्भ से निकलते पौधे की आकृति। ये भी आपको याद रखना है कि हड़प्पा से क्या मिला? एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति। हुलास क्या है? सैंधो लिपियुक्त एक ठप्पा, सुतकोंगे दौर से मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष और मोहनजोदाड़ो से संयुक्त पशु मूर्ति आपको देखने को मिलती है। ठीक है। संयुक्त पशु मूर्ति मतलब शरीर भेड़ का और मस्तक सूढ़धार हाथी का। अब इसमें यदि हम देखें तो कुछ फैक्ट और हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये देख लेते हैं। जैसे कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधो निवासियों ने किया, ये आपको पता होना चाहिए। कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शुरू हुई।
सैंधो सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, मतलब सैंधो सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार होता था। ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब क्या होता है कि एक वस्तु दीजिए, मान लीजिए सब्जियों की यदि हम बात करते हैं, आपको प्याज खरीदना है और आपके पास आलू है, तो किसी ऐसे शख्स के पास जाइए जो प्याज बेचना चाहता हो और उसको आलू की ज़रूरत हो। तो इसमें क्या हो गया, वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम से जो व्यापार होता है वो आपका है वस्तु विनिमय प्रणाली। सैंधो सभ्यता के बाट मुख्यतः घनाकार होते थे, ये भी याद रखना है, फैक्ट पूछा जा सकता है कि सैंधो सभ्यता के बाट किस प्रकार के होते थे, किस आकार के होते थे। तो याद रखना है सैंधो सभ्यता के बाट घनाकार होते थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मध्यशिष्ट विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। ये भी याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो मृण मूर्तियां हैं ये पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सिंधु घाटी की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का तथा उसके बाद कुबर वाले बैल का देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक अंकन इस काल की मोहरों पर एक श्रृंगी बैल तथा कुबर वाले बैल का देखने को मिलता है। और इस काल में प्रमुख खेल क्या था, पासा इस काल में प्रमुख खेल था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मोहनजोदाड़ो से जो मोहर प्राप्त हुई उसके बाद बात कर लेते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त योगी पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई, जिनमें बाएं में गैंडा तथा भैंसा बना हुआ था, नीचे 2 हिरण बने हुए थे और दाएं बाघ और हाथी। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा, प्रश्न देके कि इनमें से कौन सा जानवर है जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त योगी पशुपति शिव की मोहर पर जिसका अंकन नहीं है। तो याद रखिएगा किन किन चीजों का अंकन है, भैंसा, गैंडा, 2 हिरण, बाघ और हाथी। मतलब बाघ, हाथी, हिरण, गैंडा और भैंसे का जो अंकन है ये आपको देखने को मिलता है पशुपति की मोहर पर, शिव की मोहर पर, जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। तो आज के लिए जो चर्चा थी हमारी वो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से आपको कम समय में, जैसे कि लगभग 1 घंटे में आपका अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से आपका प्राचीन काल से लेकर, प्राचीन काल में यदि हम देखें तो पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का हमने अध्ययन किया। साथ ही साथ दूसरे शब्दों में कहें तो आद्र ऐतिहासिक काल तक का हमने अध्ययन कर लिया है। अब आद्र ऐतिहासिक काल के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, और वैदिक सभ्यता के बाद फिर उसके बाद का जो क्रम है उसको हम देखने का प्रयास अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की जो चर्चा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, इस सीरीज को अनवरत प्रारंभ किया जाए, अनवरत ये सीरीज चलती रहे और इससे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, साथ ही साथ आधुनिक भारत के कुछ प्रमुख अध्यायों को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।